यस, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। आप जानते हैं कि पॉलिटी में हमने ऑलरेडी 11 लेक्चर्स कर लिए हैं। आज है लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 12 का नाम है मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, यानी कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करने वाले हैं आज के क्लास में। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आज की क्लास हम MCQ के माध्यम से ज़्यादा करने वाले हैं। जब हम पार्ट 5 पढ़ते हैं जो कि केंद्र है, तो जब हम सेंटर के बारे में पढ़ते हैं तो सेंटर के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा? प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा। तो आइए समझें पहले कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्या क्या बाकी है। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं ना, राइट, पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 5 क्या है? सेंटर के बारे में है। सेंटर में हमने अभी तक क्या पढ़ा? सेंटर में हम एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया है ना। प्रेसिडेंट पे 2 लेक्चर है, आपने देख लिया होगा। वाइस प्रेसिडेंट, कल की क्लास में हमने वाइस प्रेसिडेंट को भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करने वाले हैं। इसके बाद हम अटॉर्नी जनरल करेंगे और ये जो आपका एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। आज का टारगेट है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 74 जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिनको आप मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये आपका आर्टिकल 74 कहता है। आर्टिकल 75 किस बारे में है? आर्टिकल 75 अब इनको चुनने के बारे में है कि कैसे ये चुनाएंगे, कैसे इनका ओथ होगा। तो आइए इसको समझेंगे। तो आर्टिकल नंबर 75 में आप समझ रहे हैं कि ओथ इनको दिलाते हैं प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर का अलग से कोई ओथ वाला सिस्टम नहीं है। ये जैसे बाकी मंत्री ओथ लेते हैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर है। और ये मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। तो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर का मतलब क्या हुआ? जनता है, हम यानी जनता। हमने क्या किया? इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। जो भी 18 साल से ऊपर है इन्होंने वोट दिया और इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके इन्होंने वोट चुन के देके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुना, ठीक है। इसी तरह से सारे जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, जितने भी इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए गए हैं, उसमें रिप्रेजेंटेटिव है, कैंडिडेट है और उनको चुना गया है, ठीक है। तो अब ये हमको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमको लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगे। अब लोकसभा में जिसकी बहुमत बन गई, जिसके पास मेजॉरिटी आ गई, उसकी क्या बन जाएगी? जिस भी पार्टी की, बहुत सारे पार्टीज होते हैं जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, एलजेपी है, बहुत सारे पार्टीज है ना। तो जिसकी भी मेजॉरिटी आ गई तो वो क्या करेंगे? वो सरकार बना लेंगे। तो ये सरकार फॉर्म कर लेंगे। अब सरकार जो ये फॉर्म करेंगे, सरकार चलेगा कैसे? सरकार तो फॉर्म हो गया। सरकार चलेगा मंत्रियों की बदौलत, है ना। मंत्री जिसको आप एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। तो ये जो मंत्री का पूरा मंडल है, मंत्रिमंडल है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपने सुना होगा बहुत। इसके भी अंदर बहुत सारे श्रेणी है, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर में जो बिग 4 होते हैं, तो बिग 4 में आपने सुना होगा कि डिफेंस हो गए, है ना, जैसे राजनाथ सिंह है, होम मिनिस्ट्री अमित शाह है। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, फाइनेंस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जो विदेश मंत्री हैं, इसको अलग मतलब कंपैरेटिवली इन तीनों से कम इनको अगर हम कन्वेंशन देखें तो दर्जा है। लेकिन ये 4 जो हैं, ये 4 बिग 4 आपके मिनिस्ट्री हो गए। तो इसके अलावा भी और जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है उनको हम कैबिनेट मिनिस्ट्री कहते हैं। फिर आपने एक नाम सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? अब जैसे एक आप पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और उसके नीचे पढ़ेंगे आप डिप्टी मिनिस्टर। तो ये 4 श्रेणी 1 2 3 4 में मंत्रियों को डिवाइड किया गया है। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब है कि कोई ऐसा मिनिस्ट्री जिसमें इनके ऊपर, यानी कि ये जो मंत्री हैं इनके ऊपर कोई नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फिर भी ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। तो इस तरह से 4 श्रेणी है। तो आप सोचते होंगे कि कितने सारे मंत्री बन गए, है ना, कितने सारे मंत्री बन गए। तो अब बात यह है, पहले इसी तरह से एक और था, पार्लियामेंट्री मंत्रालय भी था, ठीक है। तो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए भी एक मंत्रालय था और ये 5वां श्रेणी था, ठीक है। अब इसे उतना नाउ दिस कम्स अंडर द सेक्रेटरीज, फाइन।
तो अब बात यह है कि इतने सारे मंत्री हैं, तो मंत्री कितने होने चाहिए? मान लीजिए लोकसभा 543 की है, तो इसमें मंत्री कितने होने चाहिए? इसमें 15% तक जो है वो लोग, 15% यानी कि ये करीबन नंबर आएगा 80 to 81 ही मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है कि सिर्फ 15% ऑफ द सीट्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में जितने भी सीट हैं उसके बस 15% तक ही मंत्री हो सकते हैं। ये किस अमेंडमेंट से आया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात जो है वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये कहा गया कि सिर्फ 15% ही यहां पर हो सकते हैं। क्या इससे रिलेटेड कोई केस, जैसे कि आप जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप जनरली केसेस पढ़ते हैं, है ना? तो पॉलिटी में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? हम बहुत सारे केसेस डिस्कस करते हैं। तो इससे भी रिलेटेड एक केस है जो कि एसआर चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस है 2001। तो एसआर चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा गया कि देखिए यहां पे क्या बात हो रही है कि 15% ऑफ लोकसभा जो सीट्स हैं लोकसभा के, उतने ही मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, और एक केस स्टडी हम क्या पढ़ रहे हैं? एसआर चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये इसमें क्या बेसिकली बात हुई, देखिए जब कोई आदमी, जब कोई व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है, मान लीजिए कि ऐसा है कि मोदी जी हैं और मोदी जी का फेवरेट व्यक्ति है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स जो है वो इलेक्शन में हार गया, लेकिन मोदी जी ने इनको फिर से मंत्री बना दिया। तो जब मोदी जी ने इनको मंत्री बना दिया तो क्या ये मंत्री रह सकते हैं बिना किसी भी हाउस के मेंबर बने हुए? और रह सकते हैं तो कितने टाइम के लिए रह सकते हैं? तो इनको अगर मेंबर, बिना, ये मेंबर नहीं है, ही इज नॉट अ मेंबर, ठीक है, इज नॉट अ मेंबर, और इनको मंत्री बना दिया गया है, तो ये 6 मंथ तक तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर इनको दोनों में किसी भी हाउस यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य बन जाना है। अगर ये 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये मंत्री नहीं कंटिन्यू, नॉट अ मेंबर। ठीक है, ये मंत्री भी नहीं हो पाएंगे और मेंबर नहीं है तो मेंबर तो नहीं ही है, ये मंत्री भी नहीं हो सकते। यही चीज फिर से इस पे केस हुआ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, और यहां पे कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 6 महीना कंप्लीट हुआ, ठीक है, वो मंत्री पद से हट गए और फिर से आप इनको रीअपॉइंट कर दिए, ये काम नहीं हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं, आपको बस 2 चीज ध्यान रखनी है इस चैप्टर में कि 15% जो भी लोकसभा का सीट है उतने ही मंत्री हो सकते हैं। मंत्री अगर सदस्य नहीं है, यानी कि वो इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में, तो वो 6 महीना तक तो मंत्री रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो मंत्री रहने के लिए एलिजिबल नहीं है और वापस से उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, रीअपॉइंट। ऐसा इससे रिलेटेड कौन सा केस है? ये रिलेटेड केस है एसआर चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये सारी बातें हमने की। अब हम देखते हैं कि बस इतनी जानकारी के साथ क्या हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी चीजें तो हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या इतनी जानकारी के साथ हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? तो यहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पे आप बात अब समझ रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाम मात्र प्रमुख होते हैं, तो ये तो गलत बात है, ये एक्चुअली रियल हेड है ना? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि जब हमने प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, उसी से सब चीज रिलेटेड है। तो जब हमने प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा तो प्रेसिडेंट में आपने समझा कि प्रेसिडेंट जो है उनको हमने नॉमिनल हेड कहा है, नॉमिनल हेड, और प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कर रहे हैं, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? ये रियल हेड है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, अब ये भी बात है। तो जब हम जो नेक्स्ट हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका है
यहाँ पे जो मेन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये किसको जवाबदेही है। देखिए जब आप और डिटेल में पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात लिखी तो गई है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर इन्होंने मान लीजिए लोकसभा में इनसे सवाल पूछा गया और इन्होंने वेग आंसर दिया या इन्होंने कोई लेजिटिमेट आंसर नहीं दिया, कोई प्रूफ वाला आंसर नहीं दिया, तो क्या इन पर कार्रवाई होगी? ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये रिस्पॉन्सिबल है किनको? लोकसभा को। ठीक है, तो लोकसभा किसका पार्ट है? ये पार्लियामेंट का पार्ट है। ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहां पे ये जो तीसरा स्टेटमेंट लिखा है, ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये किसी को भी अपने मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकते हैं। देखिए जब भी प्रधानमंत्री की बात होगी तो प्रधानमंत्री जिनका नाम एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, उन्हीं को मिनिस्टर बनाया जाएगा। और वो मिनिस्टर कब तक काम करेंगे? वो मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इनको बोलेंगे कि अब इनको हटाया जाए तो उनको हटाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। नॉट रिस्पॉन्सिबल, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ही कैन नॉट डिसमिस, ही कैन डिसमिस, और ही इज द रियल हेड, ही इज नॉट द नॉमिनल हेड। और चौथा स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के वास्तविक प्रमुख होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। जब आप आर्टिकल नंबर 74 पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमने ये सारी चीजें समझी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइम मिनिस्टर कैसे चुनाते हैं? देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है इनका अलग से इलेक्शन नहीं होता है। आपको समझ में आया कि पीपल यानी जनता ये वोट देते हैं, 18+ अडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये वोट देते हैं और वोट दे के हम क्या चुनते हैं? वोट दे के हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे मान लीजिए कि बहुत अलग अलग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, जेडीयू के हैं, अलग अलग पार्टीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब कोलिजन बने या फिर एक पार्टी की सरकार बने, जिनके पास मेजॉरिटी आ गया उनकी सरकार बन जाएगी। और ये जो एमपी हैं ये अपना प्रमुख ढूंढ लेंगे। ये जो एमपी हैं अब इनकी सरकार बन गई, ये अपना प्रमुख ढूंढ लेंगे और इनको ये पीएम बोलेंगे। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर कोई अलग से कुछ नहीं है, ये सिंपली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है ना। ये अपना पीएम चुन लेंगे और ये पीएम उसके बाद क्या करेंगे? ये अपना मंत्रिपरिषद चुनेंगे। ठीक है, और इसका ये एडवाइस किसको देंगे? ये एडवाइस कि किनको चुनना है ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट को देंगे। और प्रेसिडेंट फिर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट उसी हिसाब से मंत्रियों को अपॉइंट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी एक अपॉइंटेड बॉडी है, अपॉइंटेड ये मेंबर है और इनको अपॉइंट किया जाता है। नथिंग, इनसे ऐसा इनका अलग से इलेक्शन नहीं है, अलग से सेलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड नहीं है, ये अपॉइंटेड है, नियुक्त होते हैं ये। अगला है इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है, इज नॉट ट्रू, ये आपको बताना है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है कि प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट। तो क्या कहा गया है कि अधिकारियों जो भी ऑफिशियल एक्ट है, राष्ट्रपति और राज्यपाल कानूनी कार्रवाई से छूट प्राप्त है। तो ये बात तो सही है ना, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट जो है वो आप किसके एडवाइस पे काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेन काम क्या है? एड एंड एडवाइस करना। एड एंड एडवाइस करना किसको? प्रेसिडेंट को। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं? एड एंड एडवाइस करते हैं। तो जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम कर रहे हैं तो इन पे इनके एक्शन के लिए लीगल एक्शन कैसे लिया जा सकता है? ये आर्टिकल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। इनके एक्शन के लिए लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। नो कोर्ट कैन कंपेल अ गवर्नर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। ये भी बात सही है क्योंकि हमने सेपरेशन रखा हुआ है जुडिशरी। फाइन। उसके बाद है कि 2 मंथ का नोटिस इन राइटिंग must be delivered to the governor for bringing civil proceeding in respect to the to his personal acts। ठीक है, ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे, जब हम स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है, गवर्नर पे। फिर लिखा है कोर्ट कैन empower to inquire the advice tendered by minister or ministers to the president or the governor is not true। ठीक, यहाँ पे बात क्या है? is not true, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? तो ये गलत यही बात कहा गया है कि कोई भी कोर्ट, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट देखिए उल्टा हो गया। यहां पे क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को कानूनी कार्रवाई से छूट मिला है, और यहां पे लिखा गया है कि न्यायालय को मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल
को दी गई सलाह की जांच करने का अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये ऐसा कोई भी इनको पावर नहीं दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ, ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछा गया। तो प्राइम मिनिस्टर किसको हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री, वो किसके प्रमुख होते हैं? क्या ये राज्य सरकार के प्रमुख हैं, क्या ये केंद्र सरकार के प्रमुख हैं, या फिर ये राज्य और दोनों के प्रमुख हैं? देखिए, राज्य सरकार के प्रमुख कौन होंगे? सीएम होंगे, है ना, जैसे नीतीश कुमार राज्य सरकार के प्रमुख होंगे, रियल। और केंद्र सरकार के प्रमुख कौन होंगे? पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के प्रमुख है। आर्टिकल नंबर 78, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रही हूं क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में समझने की चीजें ज्यादा हैं। अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स कम है, तो वो सारे पॉइंट्स हम क्वेश्चन के हिसाब से क्लियर करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 78 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 78 क्या करता है? ये ड्यूटीज की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, और 78 लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 78 लेज डाउन द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैबिनेट का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या आएंगे? कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे। तो इसको आप समझेंगे इस तरह से कि जितने एमपी चुनाए, जिनके मेजॉरिटी से सरकार बना, तो सरकार बन गया। ठीक है, मान लीजिए इतने एमपी चुनाए। अब इन एमपीज में क्या होगा? इन एमपीज में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुना जाएगा। जितना लोकसभा का पूरा सीट है, तो लोकसभा के सीट का 15% मैक्सिमम, ठीक, मिनिमम 12। तो यहाँ पे इतने लोग चुनाएंगे। तो यानी कि सारे एमपी तो नहीं चुना सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कुछ ही एमपी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनाएंगे। और उनमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो एक शब्द यूज कर रही हूं मैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो का जिसको दिया गया है, पोर्टफोलियो का मतलब जो मिनिस्ट्रीज जिसको दिए गए हैं, डिफेंस दिया गया है, फाइनेंस दिया गया है, पोर्टफोलियो शब्द जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट में आप पहली बार सुनेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ठीक है, तो पोर्टफोलियो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सुनेंगे। और ये शब्द लाया गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा, है ना। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम वहां से शुरू हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ कि हम किसी को एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल दे रहे हैं कि आपको डिफेंस देखना है या आपको फाइनेंस देखना है, इस तरह से इसको यहां पर किया गया है। तो अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। तो कैबिनेट का मतलब क्या होता है? कैबिनेट का मतलब क्या ऑल मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट हुआ? सारे मिनिस्टर्स जो सरकार में है ये नहीं हुए। मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, है ना, जिनको कैबिनेट का रैंक दिया गया है, उनको हम यहाँ पे बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट इंक्लूड्स। कैबिनेट में क्या आ जाएंगे? तो कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स आ जाएंगे जो कैबिनेट रैंक के होंगे। देखिए क्वेश्चन बार बार आया है। अगला सवाल है कि कैबिनेट में क्या शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हु एक्सरसाइज द एक्चुअल या एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक्चुअल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर, जो कि किसको हेड कर रहे हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कर रहे हैं। ये रियल पावर हो गया। और नॉमिनल किनके पास आ गया? नॉमिनल जो है वो प्रेसिडेंट के पास आ गया, वास्तविक। अगला सवाल है, इसको हिंदी में भी देखेंगे, इंग्लिश में भी देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक, और यहां पे आप देखिएगा सहव्यवहार के लिए तथा जितने भी कार्य दिए गए हैं मंत्री को आवंटन करने के लिए नियम बनाए गए हैं। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम पर की जाती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये तो बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट का चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है कि प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं। और द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंस ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। तो कहा जा रहा है कि ठीक है, यानी कि जो हम काम सौंपेंगे, जो काम सौंपा जाएगा, वो कौन सौंप रहा है, तो प्रेसिडेंट उसके लिए कानून बना सकते हैं कि ये बाकी मंत्रियों को अपना काम का एलोकेशन दे सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू द अपर हाउस,
मान लीजिए ऐसा है क्या कि देखिए ये भी थॉट होता है लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के ही होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोथ के हो सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो राज्यसभा के मेंबर हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा के मेंबर है, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन द फेवर ऑफ इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या यह स्टेटमेंट सही है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में? तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे। ये लोकसभा में पारित होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। तो लोकसभा में इसी फेवर में ये वोट दे सकते हैं। ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो उसके लिए उनके पक्ष में ये मतदान नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये राज्यसभा के मेंबर हैं तो ये लोकसभा में वोट कैसे कर सकते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। फाइन। नेक्स्ट है आर्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कुछ इस तरह के आर्टिकल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति और यहाँ पे अयोग्यता का वर्णन कहाँ पे है। तो जब आप आर्टिकल नंबर 75 देखिए, जितने भी नेचर वगैरह सब डिफाइन है वो 75 में दिए हुए हैं। 74 में बस दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर है, ठीक। 72 में तो आपको पता है कि पार्डनिंग पावर है, ये तो प्रेसिडेंट का हो गया। अगला हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जनरली क्या होते हैं? तो जनरली ये लोकसभा के मेंबर होते हैं। ये बीपीएससी का थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है, लेकिन जनरली ये लोकसभा के मेंबर होते हैं, अभी तक ये देखा गया, पर ये राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। प्रेसिडेंट, हाँ ये क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे देखिएगा वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हु इज द प्रेसिडेंट? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल? तो इसके अध्यक्ष जो है ये आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल डिफेंस कमीशन, नेशनल डिफेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नेशनल डिफेंस कमेटी के अध्यक्ष भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि डिफेंस मिनिस्टर है, पर ये प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो क्या लिखा गया है कि जब इनका अपॉइंटमेंट होता है तो संसद के सदनों में से एक का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर सदन में से किसी एक का सदस्य बनना चाहिए। ये आपका पहला स्टेटमेंट लिखा है। जो पहला स्टेटमेंट, अगर आप सारे स्टेटमेंट्स पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था कि देखिए कभी भी कोई भी मंत्री होगा, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, है ना, कोई भी मंत्री होगा तो वो क्या कर सकते हैं, अगर वो सदन में 2 हाउस है, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, तो मान लीजिए कि सदन में किसी भी एक हाउस के मेंबर नहीं है, ठीक है, ये किसी में भी इलेक्शन इनका नहीं हो पाया, ये चुन के नहीं आ पाए, और इनको कोई मंत्री बना दिया गया, ठीक, कोई भी मंत्री बना दिया गया, तो कुछ नहीं, बस 6 महीने के अंदर इनको कहीं से भी कोई भी मेंबर लोकसभा या राज्यसभा का बन जाना है। प्राइम मिनिस्टर के साथ भी ऐसा ही है। नेक्स्ट, मिनिमम एज क्या रिक्वायर्ड है? तो देखिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या तो राज्यसभा का मेंबर हो या तो लोकसभा का मेंबर हो। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल का एज चाहिए होता है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल का एज चाहिए होता है। तो मिनिमम एज क्या हो जाएगा? मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर्स हो जाएगा, 25 साल। ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आपने सुना होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो मोरारजी देसाई को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी जब, तो चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, है ना। अभी तक हमारे देश में जितने भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके बारे में बता रही हूं। अब जब चरण सिंह की सरकार थी, ठीक है, तो इनके समय में
वाईबी चौहान को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और वाईबी चौहान जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी की जब सरकार थी, दोनों की, वीपी सिंह और चंद्रशेखर, तो इस समय देवीलाल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लास्ट में आप जानते हैं कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका केवीसी का पूछा हुआ है कि कौन से ऐसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि दो प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि देवीलाल ऐसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी की सरकार दोनों में ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक, अब एक और इसमें बात आता है कि जब देवीलाल जी का अलग से ओथ हुआ था एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो इस पे केस हो गया था। क्योंकि इन पे केस हो गया था इसलिए क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संविधान में इसका वर्णन कहीं पे नहीं दिया हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर के अपने डिस्क्रिशन पे होता है, डिस्क्रिशन पे होता है, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर का मन होगा। कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना पड़ता है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने जाने के लिए क्या हो सकता है कि 2 लीडर हो, जैसे कि अब नेहरू और पटेल दोनों ही इक्वली कैपेबल हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो इस केस में हम पोस्ट डाल सकते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। या फिर 2 ऐसे हैं जो दोनों के, जैसे अगर नहीं बनाया जाए तो पार्टी ही टूट जाएगी, है ना, जैसे कांग्रेस के समय में हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। ठीक, तो यहाँ पे बात आ गई थी कि अगर नहीं बनाया जाए तो पूरा सिंडिकेट टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद या क्या हो सकता है कि कोलिजन, ऐसा गठबंधन है आपका, ऐसा कोलिजन है कि आप सामने वाले पार्टी ने ये कहा है कि भाई तुम्हारे पास 50 है, मेरे पास भी 50 है, तुम मेरे वाले को भी प्राइम मिनिस्टर बनाओ, अपना बनना है तो बनो, ठीक, मेरे वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, तो उस केस में भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट बनाया जाता है। तो क्या संविधान में इसका मेंशन है? तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना गलत है, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है। ठीक, और देवीलाल जी के ओथ के समय में ये इशू आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल के वैलिडिटी के साथ है तो ओथ में कोई इशू नहीं है, तो वो केस भी फिर खत्म हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस टाइप का, ये जो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, ये किस टाइप का पोस्ट है? तो आप समझ ही गए हैं कि इसको कब बनाया गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को कब बनाया गया। तो ये एक्चुअली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। अब कैबिनेट भी क्या है, कैबिनेट शब्द का यूज कहीं किया गया है कि नहीं, अब ये सवाल भी आता है, तो इसको भी एक्सप्लेन कर लें। अब जैसे कि मान लीजिए कैबिनेट शब्द है, मैं क्या कह रही हूँ आपसे, मैं कह रही हूँ कि जो एमपी है, एमपी में से जो पार्टी जीतेगी उसमें से कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करेंगे उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे। कैबिनेट शब्द का यूज कहीं है कि नहीं, क्या संविधान में इसको डिफाइन किया गया है कि नहीं? नहीं। आर्टिकल नंबर 352 ओरिजिनली कहीं नहीं था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ठीक है, कहा गया कि इमरजेंसी तभी लागू हो सकता है जब कैबिनेट एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। तो उस समय इस आर्टिकल में इस कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कैबिनेट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर। तो ये सब क्या है? अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, ठीक है, या आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोल लीजिए या फिर कैबिनेट बोल लीजिए, ये सब आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। ठीक है, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, कहां से? तो ये असम से थे। ये देखिए राज्यसभा के ये मेंबर थे और ये असम के थे, तो जरूरी नहीं हमेशा लोकसभा के ही मेंबर हो। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? क्या ये इलेक्टेड होते हैं? देखिए ये इलेक्टेड होते हैं, एज ए एमपी इलेक्ट होता है, एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये अपॉइंटेड होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। यहाँ पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट है। आईएएस का क्वेश्चन है 1996 का, तो आप बताइएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। वो अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों में से चुनने के लिए स्वतंत्र है जो संसद में किसी भी सदन के सदस्य हैं। ऐसा नहीं है, वो किसी को भी चुन सकते हैं, ठीक है, मंत्री में किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन बस ये है कि वो व्यक्ति सदन का मेंबर बन जाए 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये संसद में आ जाए 6 मंथ के अंदर अंदर। ठीक,
वह इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद अपने कैबिनेट सहयोगियों का चयन कर सकते हैं। तो कहा लिखा गया है कि ही कैन चूज द कैबिनेट कलीग आफ्टर ड्यू काउंसलिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। क्या ये जरूरी है? तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वो अपने डिस्क्रिप्शन से, अपने विवेक के अनुसार चुन सकते हैं। प्रेसिडेंट को वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को वो एडवाइस करेंगे और वही उनको ही सेलेक्ट किया जाएगा मंत्री, ठीक है। उनके मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्ति के चयन में उन्हें पूर्ण विवेक का अधिकार है। यही बात सही है, ठीक है। तो जब प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्या, जैसे मोदी जी आप देख सकते हैं, वो अपने हिसाब से मंत्री चुनेंगे, है ना। तो उनको जो व्यक्ति सही लगेगा वो अपने हिसाब से मंत्री चुन लेंगे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही मंत्री चुनते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। A central minister who is not the member of any house can remain in office, ठीक है। तो वही बात है कि मंत्री अगर केंद्रीय मंत्री है और सदन में सदस्य नहीं है तो कार्यालय में 6 महीने तक के लिए ये रह सकते हैं। अगला है which one of the following statement is not true regarding the parliament? The constitution provides for a parliamentary form of government। क्या संविधान में parliamentary form of government कहाँ से हम लिए हैं? ये हम यूके से लिए हैं, है ना, parliamentary form of government। The function of parliament is to provide for a cabinet, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि उसको वो कैबिनेट दे सके। अच्छा, the member of the cabinet is restricted to lower house। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ लोअर हाउस के लिए होते हैं? और कैबिनेट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी इन द पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस। देखिएगा, हिंदी में भी इसको देख लीजिएगा एक बार। तो ये IAS का, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2011 का। इसमें क्या लिखा हुआ है कि संविधान, कौन सा कथन इसमें गलत है, ठीक है। संविधान में संसदीय स्वरूप का प्रावधान है, ये तो बिल्कुल सही है, हमने यूके से लिया है कि संविधान में हमने कैसा, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा है। संसद का कार्य मंत्रिमंडल की व्यवस्था करना है, सही बात है। तो क्यों बनाया जाता है पार्लियामेंट? ताकि कैबिनेट फॉर्म हो सके, और कैबिनेट जो है वो सरकार है, उसके बाद उसी हिसाब से पूरा देश चलेगा। अब जरूरी नहीं है कि कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो सिर्फ निचले सदन के हों, ये दोनों सदन के हो सकते हैं, ये लोकसभा के भी हो सकते हैं और ये राज्यसभा के भी हो सकते हैं, ये दोनों ही सभा के हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सी आपका सही हो जाएगा। मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में सिर्फ एक ही चीज आपको काम दे सकता है और वो है बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस, तो प्लीज इसको साथ में करें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे बहुत बार चर्चा की गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, और ये किसको रिस्पॉन्सिबल है? तो ये लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट भी लिखा होता तो आप लोकसभा पे टिक करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? ये देखिए, अगर एक भी मंत्री के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो पूरा सरकार उसको रिजाइन करना पड़ता है ना। तो प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, वो अलग थोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलग थोड़ी है, तो ये भी किसको रिस्पॉन्सिबल है? ये भी लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज, देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये केवल लोकसभा को ही क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेही होते हैं। अगला सवाल है कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यूनियन काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो देखिए ये गलत लिखा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये पढ़ चुके हैं। और केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के प्लेजर पे काम करते हैं, ये गलत है, ये राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जब तक चाहे उनके प्लेजर पे काम करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अच्छा, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट तो सही, अभी पढ़े। केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि इनके प्लेजर तक काम करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका सही है। उसके बाद हम देखेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, ये बात भी सही है, देखिएगा। तो प्रधानमंत्री विधान के प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। आरटीआई कब आया? राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया,
लेकिन उसके पहले भी इंफॉर्मेशन का अधिकार किसके पास है? अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप जो भी चीज पारित करने वाले हैं उसके बारे में मेरे को जानकारी चाहिए, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन का अधिकार राष्ट्रपति को पहले से है। और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि मंत्री विधान के प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। ये आईएएस का क्वेश्चन है 2013 का। तो बहुत सारे लोग जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को भी टिक कर दिए, लेकिन जो आंसर माना गया वो आंसर आपका ये माना गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, संसद नहीं लोकसभा होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आपका लोकसभा में पारित होता है। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है लेकिन एक परंपरा के रूप से पालन किया जा रहा है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस द मेजॉरिटी ऑफ द इन द लोअर हाउस। ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। In the event of both the president and vice president demitting office simultaneously before the end of their tenure, the speaker of the Lok Sabha and the parliament will officiate as the president. तो speaker president करता है ऐसा तो कुछ नहीं है ना। पर ये चीज है कि जब भी निचले सदन में, देखिए निचले सदन में ही बहुमत है ना, मेजॉरिटी तो यहीं पे प्रूफ करनी होती है क्योंकि निचले सदन के पास क्या है, नंबर्स है। तो बहुमत खोने पे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ये नोशन है, ये चला आ रहा है, ऐसे भी कैलकुलेशन के हिसाब से यही काम होगा, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर, ठीक है। तो मेजॉरिटी नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे पारित किया जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आपका अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है अगर ये लोकसभा में पारित हो गया। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर द रेजिग्नेशन हुज परमिशन डज अ मिनिस्टर रिक्वायर्स टू गिव अ स्टेटमेंट इन लोकसभा। देखिए लोकसभा में बोलने के लिए आपको किसका परमिशन चाहिए? अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का परमिशन चाहिए। राज्यसभा में बोलने के लिए आपको यहाँ पे स्पीकर होगा, ठीक है, ये स्पीकर होगा। ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश में सही है, हिंदी में लगता है कि ये अध्यक्ष वाला जो है वो बी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं। और सभापति कहाँ होते हैं? सभापति यानी कि चेयरमैन। तो कल के चैप्टर में आपने पढ़ा है सभापति चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ये आपके राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड टू टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा में कम से कम 50 लोग अगर कहते हैं, ठीक है, तो ही नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव यानी अविश्वास प्रस्ताव आता है। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या अविश्वास प्रस्ताव के बारे में संविधान में कहीं पे भी जिक्र नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। क्या ये सिर्फ लोकसभा में ही आता है? दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं और यहाँ पे आप देखिएगा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कहीं पे भी संविधान में इसका जिक्र नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन उसको हम फॉलो कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी वैसा ही है। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ मिनिस्टर। पहले कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी रिजाइन किया था, आपको पता होगा, जब हिंदू कोड बिल आया था, हिंदू कोड बिल, और ये 1953 का था, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक। अगर किसी एक मंत्री पे अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो मंत्री भी रिजाइन कर देते हैं। जैसे अच्छा, रिसेंटली बहुत सारे बिल के कारण, हरसिमरत कौर आपने सुना होगा, उन्होंने फार्मर बिल के कारण रिजाइन किया था। तो इस तरह से बहुत सारे, या फिर आप देखेंगे आरिफ मोहम्मद ने भी रिजाइन किया था। ये मिनिस्टर थे 1986 में, जब अभी वाला जो बिल जो आपका ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट मुस्लिम प्रोटेक्शन वाला बिल पारित हुआ है, तो उस समय जब ये बिल आया था तो इन्होंने भी रिजाइन किया था। डी देशमुख ने भी रिजाइन किया। तो इस तरह से बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो रिजाइन कर देते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के कारण, ये कौन से मंत्री थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉ मिनिस्टर थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था।
उसके बाद है कि टर्म डज नॉट अपेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा शब्द है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? तो ये सारे शब्द हम पढ़ेंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब पढ़ेंगे। बजट नहीं है, बजट की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम वर्षीय वित्तीय विवरण का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर आप इस तरह से समझें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बजट प्रिपेयर करता है, तो ये ऐसे पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर को कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, वो फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता है ना। तो हर एक मंत्रालय, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, तो वो अपना बजट एक्चुअल में तो अपने प्रिपेयर करता होगा और सारा कंपाइलेशन किसके पास जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाता है ना। तो ये बात, ये कुछ कुछ चीजें जो आप समझ के भी इसका आंसर दे सकते हैं। 12th प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 12th प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे देश में? तो 12th प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आपके देवेगौड़ा, ठीक, ये हो जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, आपको इसको मैच द फॉलोइंग करना है। देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और I.K. गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह। आपको टेन्योर मैच द फॉलोइंग करना है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको आप मैच द फॉलोइंग करके मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एक बार से ज्यादा बार किन्होंने होल्ड किया है, मोर देन वंस। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए हैं। यहाँ पे देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदी में दिखा दूं, और गुलजारी लाल नंदा। ये तब रहते हैं जब दो प्राइम मिनिस्टर के बीच में गैप आता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि किन्होंने एक बार से ज्यादा बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये सभी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी। इसी टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी है, यहाँ पे पूछा गया है कि किनमें गैप नहीं आए, निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन के बीच में अंतराल के साथ एक से अधिक बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर कब्जा किया है? अंतराल के साथ कहा गया है, तो यहाँ पे गैप की बात की गई है। क्या हो जाएगा इसमें? गैप, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में गैप तो नहीं आया था, है ना, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा स्टेटमेंट, तो एक ही कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, गैप के साथ, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की सरकार के बीच में भी जनता गवर्नमेंट सरकार आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो आपको पता है 13 दिन का सरकार बना था, फिर गैप, फिर। तो यहाँ पे बस आप जवाहरलाल नेहरू जी का पता होगा आपको कि ये कंटिन्यूअस है, तो आप आंसर बता देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया। तो ताशकंद फाइल ही बना है लाल बहादुर जी के मतलब लाइफ पे। तो लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद फाइल, इनका निधन हो गया था। नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, नॉट अ चीफ मिनिस्टर कौन? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, कौन चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं? तो अगर आप पढ़ेंगे, मोरारजी देसाई रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव रहे हैं। आप बताइएगा कौन कौन से स्टेट के रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन नहीं रहे हैं नॉट अ चीफ मिनिस्टर? चंद्रशेखर। देखिए, ये क्वेश्चन ना 2 बार पूछा गया है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2011 में और आईएएस में 1994 में, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, ये सीधे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फिर आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, चीफ मिनिस्टर कौन कहाँ के रह चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको आप क्या टिक कर सकते हैं? मोदी जी, है ना, मोदी जी कहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं? तो ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी आप इसको मैच कर सकते हैं। और चरण सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मोरारजी देसाई कहाँ के रहे हैं? देवगौड़ा कहाँ के रहे हैं? नरसिम्हा राव कहाँ के रहे हैं? इसको आप आंसर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आपका सेकंड होमवर्क है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप टेन्योर और टाइम पीरियड आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा इसका, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि हिज प्राइम मिनिस्टरशिप, ठीक, तो कौन जो है लोकसभा मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप, तो हु अमंग द फॉलोइंग, उनके प्रधानमंत्री का जो काल था उस समय में निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सदस्य थे? तो लोकसभा के जो सदस्य थे इनका नाम क्या है? चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर जो है वो लोकसभा के सदस्य थे और ये प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपीपीसीएस में 2015 में भी पूछे गए हैं। भारत में से निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यालय के दौरान कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए, यानी इतना कम टाइम के लिए थे कि संसद में कभी उपस्थित ही नहीं हुए? तो चौधरी चरण सिंह। ये क्वेश्चन ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये केबीसी वगैरह क्वेश्चन भी पूछा गया है इसमें, फाइन।
अगला हम देखेंगे कि कैबिनेट शब्द, यही मैंने आपसे पूछा था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया और ये शब्द जो है वो आपका इमरजेंसी में डाला गया। ठीक है, तो इमरजेंसी में इस शब्द को ऐड किया गया, ये आप याद रख सकते हैं। अगला हम देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन रह चुके हैं, यहां पे सवाल पूछा गया है कि कौन इनमें से फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे प्रणब मुखर्जी के बारे में आपको पता होगा, मान लीजिए अगर आपको प्रणब मुखर्जी के बारे में पता है तो भी आप एक ही एलिमिनेट कर सकते हैं। वीपी चौहान है इनके बारे में। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि कौन इसमें से फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। इसको एक बार आप चेक करके आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हिंदी में भी देखिए, हिंदी में भी ये क्वेश्चन है, IAS 2007 का क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आंसर्स, द कमेंट सेक्शन इज कनेक्टेड राइट। हाँ, ठीक है, तो ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो LPG का टाइम आया था 1991 में, तो इस समय आप देखेंगे कि ये पॉलिसी किनके समय में पारित हुआ था। तो ये आप जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी इस समय प्राइम मिनिस्टर थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए लोकसभा राज्यसभा दोनों को तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल डिस्कशन डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल डिस्कशन। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, इट डज नॉट कॉन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट आपका कथन सही है कि इनके पास प्रधानमंत्री का पावर नहीं होता है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन व्याख्या नहीं है ये इसकी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। ये गलत कथन है कि भारत संघ के कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, ये गलत है, राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। क्या ये एक्स ऑफिशियो ऑफिसर, ये तो पहले हम कर चुके हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के बारे में, है ना। तो सिविल सर्विसेज के ये मेंबर ये हेड होते हैं कि नहीं, ये हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये नहीं होते हैं एक्स ऑफिशियो ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। कौन होते हैं ये बताइएगा, क्या ये होम मिनिस्टर होते हैं? यहाँ पे नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा। सिविल सर्विसेज बोर्ड, देखिए फिर से ये क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज बोर्ड में कौन होते हैं हाईएस्ट सिविल सर्विसेज बोर्ड में? यहाँ पे तो आप देखिएगा कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिविल सर्विसेज ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं, वो सबसे ऊंचे पोस्ट पे जो IAS ऑफिसर पहुंचते हैं उनको हम कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं। Which one of the following constitutional amendment act? देखिए यही बोला गया है कि प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके, देखिए प्रधानमंत्री हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो गए, डिप्टी मिनिस्टर हो गए, और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी मिनिस्टर्स थे उनको भी ये डाल देते थे इसी में, पहले उनको हटा के डालते थे। तो यहाँ पे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जहां कहा गया है 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जब भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा उसको व्हाइट पेपर डॉक्यूमेंट कहते हैं। आपने साइमन कमीशन का भी व्हाइट पेपर, साइमन कमीशन जब आया था तो बहुत ज्यादा साइमन गो बैक हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन का जो व्हाइट पेपर है उसी के तर्ज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आपको सब पता है कि सबसे ज्यादा जो चीजें बोरो की गई हैं हमारे संविधान में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही की गई है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनियन, ठीक है, तो फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल को पुनर्गठन करना चाहिए। ये रिपोर्ट किस पर आधारित है? तो ये गोपाल स्वामी यंगर का रिपोर्ट था। ये आपको पता है कि ही वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, तो इनके रिपोर्ट के आधारित है कि इसका रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नॉट करेक्टली मैच। तो जवाहरलाल नेहरू जी शांतिवन सही है, लाल बहादुर शास्त्री जी और विजय घाट ये भी सही है,
इंदिरा गांधी जी शक्ति स्थल, ये भी सही है। राजीव गांधी, क्या इनका जो रेस्टिंग प्लेस है, क्या ये कर्म भूमि है? ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या इनका रेस्टिंग प्लेस कर्म भूमि है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जी। तो इनका रेस्टिंग प्लेस कर्म भूमि नहीं है, इनका रेस्टिंग प्लेस क्या है? इनका रेस्टिंग प्लेस वीर भूमि है ना? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जय जवान जय किसान। ये स्लोगन किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास गाइस। तो आपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें मोटा मोटी बात आपने समझ लिया कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो रियल हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ये पॉइंट आपने समझा। उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये कहा गया कि 15% से ज़्यादा एक्सीड, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी जीतती है और प्राइम मिनिस्टर को ये प्रेशर किया जाता है कि भाई आप सबको कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो दीजिए, तो वो सबको मंत्री बनाने लगेंगे। तो इस तरह से तो टैक्स पेयर का मनी वो वेस्ट होगा, कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जितना बड़ा काउंसिल होगा उतना ज़्यादा आइडियाज़, उतना ज़्यादा इनकन्क्लूसिव डिस्कशंस होंगे, तो इसलिए वो नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि 15% से ज़्यादा का कैप आप नहीं ले सकते हैं, यानी लोकसभा में जितना सीट है मैक्सिमम आप 15% लोगों को ही मंत्री बना सकते हैं। और मंत्रिमंडल का काम क्या है? मंत्रिमंडल का काम है कि पार्लियामेंट जो भी कानून को पारित करेगी उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे। ये कैबिनेट की मीटिंग वीकली होती है और कैबिनेट की मीटिंग के अकॉर्डिंग ही कोई भी बिल, जैसे कि अभी विमेन रिजर्वेशन बिल है तो उसके लिए भी कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसके डिस्कशन के बाद ही वो बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है। तो हमारा जो पूरा सरकार चलाया जा रहा है मंत्रियों में, वो कैबिनेट मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलाती है। इसमें रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप कोई सुधार करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सभी का कमेंट सेक्शन मेरे सामने है, आई एम सीइंग ऑल योर कमेंट्स, ठीक है। और जो आपके 3 होमवर्क्स थे उसको आप आंसर दे देंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि टेन्योरशिप, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि कौन से प्राइम मिनिस्टर किस समय थे, राइट। So this is all about today's session. Thank you for the session. All the very best.